अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। किसी भी निगरां हुकूमत का काम मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद होता है, इलेक्शन कमीशन की माविनत करना होता है। इसके अलावा उन्हें रोजमर्रा की उमूर अंजाम देने की इजाजत होती है और निगरां हुकूमत का फर्ज होता है कि वो न्यूट्रल रहे, किसी की तरफदारी या मुखालिफत ना करे। आज निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपनी नौ मुंतखब काबीना से पहला खिताब किया। अपने पहले खिताब में उन्होंने इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर कराने या ना कराने से मुतालिक तो नहीं बताया, अलबत्ता उन्होंने साफ अल्फाज में यह कर दिया कि 9 मई रियासत को कमजोर करने की कोशिश थी और 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक कार्रवाई उनकी अव्वलीन ड्यूटी है। We have seen some sabotage activities on May 9th. I would explicitly express my not just discomfort, it was a way of disappointment that how and where did we reach on that day. Not just that our military installations were attacked. काबीना इजलास में क्या मामला तय हुए, इस मुतालिक निगरां वजीर इत्तलात ने ब्रीफिंग दी। अपनी ब्रीफिंग में भी उन्होंने इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को पर डाली और बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि इलेक्शंस 90 रोज में होंगे या ताखीर से, लेकिन हम वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शंस कराने का कहेगा हम करा देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से उनको मैंने काबीना की तरफ से और वजीर आजम की तरफ से और अपनी वजारत की तरफ से ये यकीन दहानी कराई कि आइन और कानून की रोशनी में आप जो इंतखाबात कराएंगे उसके लिए आपकी मदद और इआनत करना और वो तमाम इंतज़ामी तबादले करना जो आपकी नज़र में इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए हम कमिटेड हैं और हम उनके हुक्म का इंतज़ार करेंगे। आज निगरां काबीना के इजलास के बाद एक बात पूरे वसूख से की जा सकती है कि पिछली हुकूमत की तरह इस निगरां हुकूमत की अव्वलीन तरजीह 9 मई के मुल्ज़मान को कटहरे में लाना है और उन मुल्ज़मान से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो अटक जेल में कैद है, उनके इस हवाले से मुश्किलात में और इजाफा होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि इतलात है कि चेयरमैन पीटीआई पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत साइफर केस में मुकदमा दर्ज किया गया है। बाखबर सरकारी जराये का कहना है कि FIA की जानिब से चंद रोज कबल साबिक वजीर आजम के खिलाफ दर्ज की गई FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के शिक नंबर 5 का इस्तेमाल किया गया था और यह केस साइफर के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक है। इस मुकदमे में जो सेक्शन 5 का इस्तेमाल है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि सेक्शन 5 के तहत जराइम अगर अदालत में साबित हो जाए तो 14 साल तक कैद की सजा और कुछ केसेस में मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ साइफर केस इस वक्त संगीन हो गया है जब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने मैजिस्ट्रेट और FIA के सामने बयान दिया कि साबिक वजीर आजम ने अपने सियासी फायदे और अपनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए अमरीकी साइफर का इस्तेमाल किया था। आजम खान ने अपने इकबाली बयान में कहा था कि जब उन्होंने साबिक वजीर आजम को साइफर फराहम किया तो वो मसरूर थे और साइफर में लिखी ज़बान को अमरीकी गलती करार दिया। आजम खान के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने फिर कहा कि इस केबल को इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजम खान का कहना था कि साबिक वजीर आजम की जानिब से सियासी इज्तिमात में अमरीकी साइफर का इस्तेमाल किया जा रहा था और हालांकि उन्होंने मशवरा दिया था कि वो इस इकदाम से गुरेज करें। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि साबिक वजीर आजम हफ्ते 2 हफ्ते भी जेल की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाए और इत्तलात हैं कि उन्होंने जिनकी गुलामी नहीं करनी थी उन्हीं से ही जेल से बाहर निकलवाने के लिए मैंने रुक कर दिए। अपने बनाए हुए अमरीकी गुलामी की बयानिए के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताकतवर मगरबी सफीरों से मुदाखलत की दरखास्तें करके चेयरमैन PTI को अटक जेल से निकालने के लिए कोशिशें कर रही हैं। इंतहाई मोतबर जराये के मुताबिक PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ नाश्ता किया है और वही मुलाकात में चेयरमैन PTI की रिहाई का प्रोग्राम भी बनाया है। यहां तक कि यह भी मदद मांगी है कि चेयरमैन PTI को घर का खाना जेल में दिलवा दें। मुलाकात में पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट, पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर, पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर, पाकिस्तान में नॉर्वे के सफीर और इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो भी इस मुलाकात में मौजूद थे और जराये का कहना है कि मुलाकात में सेनेटर अली जफर भी शाह महमूद कुरैशी के हमरा थे। इस मौके पर सफारती बरादरी को इमरान खान को अटक जेल में रखने के हालात के बारे में ब्रीफ किया गया है। PTI टीम ने अमरीकी सफीर से साइफर इशू और इमरान खान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर भी बात की है। PTI टीम ने सफीरों पर जोर दिया है कि वो चेयरमैन PTI को बचाने में अपना किरदार अदा करें। साबिक वजीर आजम के भांजे हसन न्याजी को भी सारे मुलव्विस होने और नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर ट्रायल के लिए फौज के हवाले कर दिया गया है। हसन न्याजी को फौज के हवाले किए जाने से मुताल्लिक आज उस वक्त मालूम हुआ जब उनकी बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत ने हसन न्याजी से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए बताया कि हसन न्याजी को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। वो जिना हाउस हमले केस में नामजद और मरकजी मुलजिम है। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि हसन न्याजी को 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और वह 17 अगस्त को पुलिस की हिरासत में आए।
ये भी नहीं बताया गया कि हसन न्याजी पुलिस की हिरासत में कब आया। हमें बताया जाए कि हसन न्याजी 3-4 रोज गायब रहे, वो कहाँ थे, उनका राहदारी रिमांड किसी अदालत से नहीं लिया गया। हसन न्याजी को अदालत के जरिए मिलिट्री के हवाले करना था, मगर एसएचओ ने ऐसा नहीं किया और कानून के बरक्स काम किया है। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि अदालत एसएचओ को बुलवाकर पूछे कि उसने ऐसा गैर कानूनी इकदाम क्यों किया है, अदालत इस इकदाम को गैर कानूनी करार दे और एसएचओ सदर रोड ने तौहीन अदालत की है। अदालत ने पिछली समाअत पर कहा था कि अगर हसन न्याजी आपके पास है तो उसे पेश करें, जबकि पुलिस ने इसे मिलिट्री के हवाले कर दिया। इसी तरह इमरान खान की अहलिया और साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ भी तौशा खाना केस से मुताल्लिक तहकीकात में तेजी आ चुकी है और खदशा है कि बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 2 रोज पहले पुलिस ने बुशरा बीबी की ऑडियोज का फोरेंसिक कराने का फैसला किया था और बताया जा रहा है कि फोरेंसिक के बाद ये ऑडियोज दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, मैच कर गई हैं। इसी तरह बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्जाम रद्द करते हुए कहा था कि रसीदें कहां से आई, किसने बनवाई, हम नहीं जानते, लेकिन तफ्तीशी टीम ने इस हवाले से भी बाज मजबूत शवाहिद हासिल कर लिए हैं। केयर टेकर कैबिनेट आने के बाद, केयर टेकर सेटअप बन जाने के बाद पीटीआई और पीटीआई की मुश्किलात कम होती भी नहीं बल्कि मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ इलेक्शंस का मामला है जिसपे केयर टेकर कैबिनेट भी ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताहम हम उनकी माविनत जरूर करेंगे। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, राजा रियाज जो साबिका अपोजिशन लीडर है, उनके बड़ों ने तो बता दिया था कि इंतखाबात आइंदा बरस फरवरी में होंगे, आपको भी बड़ों ने बता दिया था, आपको भी मालूम था कि इंतखाबात रवा बरस नहीं बल्कि आइंदा बरस फरवरी में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वो उस मुल्क के आइन और कानून के ताबे होता है, किसी शख्सियत या ख्वाहिशात के मरून मिन्नत नहीं होता। तो जो पाकिस्तान का आइन और कानून है वो ये कहता है कि जब आपका सेंसस हो गया 10 साल के बाद और उस सेंसस के बाद आपकी नोटिफाई हो गया वो मरदमशुमारी, और फिर मरदमशुमारी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि आपने डिलिमिटेशन की तरफ जाना है। वो डिलिमिटेशन के बाद जो है वो अल्टीमेटली ज़ाहिर है एक टाइम लिमिट है, उसको फॉलो करते हुए इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ना है। जहाँ तक सेंसस का और इलेक्शन का ताल्लुक है, हम इस चीज़ को आईपीपी सपोर्ट करती है कि 10 साल पहले की जो वोटर लिस्टें या हल्का बंदियाँ या उनके साथ जुड़ा जो आपका मरदमशुमारी है, उसकी बेस पे रायशुमारी जो है वो उस आइन की तौहीन है जिसको आपने खुद जो है इस पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक की है। लेकिन ये प्रोसेस जो है, ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस जो है, इसकी आड़ में इलेक्शन को किसी हाल में भी मुलतवी नहीं होना चाहिए। जो टाइम लिमिट इलेक्शन कमीशन ने 120 डेज़ मांगे हैं, 120 डेज़ के अंदर अंदर वो अपना प्रोसेस मुकम्मल करें और उससे आगे जो है वो हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन के बाद नए इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 90 रोज लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो 90 रोज के अंदर बाउंड करता है कि आपने असेंबलीज की रेजोल्यूशन के बाद इलेक्शंस कराने हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिलिमिटेशंस के लिए अगर वो 120 रोज भी कहते हैं तो वो 90 डेज के अंदर अंदर करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समझती है कि ये 120 और फिर अगले 120 और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो मुख्तलिफ जमातें जिसमें पीटीआई भी है और पीपल्स पार्टी के भी कुछ ग्रुप्स ये समझते हैं कि इस पर वो प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, 90 रोज से आगे नहीं जाना चाहिए मामला। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इस पर प्रिंसिपल स्टांस क्या है? इस बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजिया मौक़िफ़ है, बड़ा क्लियर एंड लाउड मौक़िफ़ है, और जो अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको बेहतर कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटर का रोल है, एक आइनी इदारा है जिसका ये काम है कि उसने फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको इंश्योर करना है। लेकिन उस इलेक्शन कमीशन को ही ये आपका ही आइन ये कहता है कि जब सीसीआई कोई सेंसस से जुड़ा रोल उसको देती है और डिलिमिटेशन के हवाले से भी सीसीआई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसने इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियाँ करने के लिए कहा है। अब वो एक रोल 90 दिन के अंदर अदा करे तो ये एक आइडियल सिचुएशन है और हम ये समझते हैं कि वो कर सकता है, और उसे डे एंड नाइट करना पड़े, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व करना पड़े, या जिस तरह भी मुमकिन हो 90 डेज़ के अंदर अपना ये काम जो है उसको मुकम्मल करे। लेकिन 90 डेज़ हों या 120 डेज़ हों, हमें ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक क्लियर लाइन
डिफाइन करके इलेक्शन के शेड्यूल को अनाउंस करके इस कौम के अंदर ये जो बेचैनी हैजान और अफरा तफरी और इस वक्त जो है वो मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बना हुआ वो बहाम है, उसका ख़ात्मा हो सकता है कि वो अपनी डिलिमिटेशन करने के बाद ये साथ जहाँ उन्होंने डिलिमिटेशन को आइडेंटिफाई किया कि हम 120 डेज़ के अंदर ये करेंगे, उसके साथ ही अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको भी अनाउंस करे ताकि अवाम को ये पता हो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, फ़लाँ डेट को होने जा रहे हैं और ये ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो सियासी जमातों को और वो कैंडिडेट्स और उनके वोटर सपोर्टर को उस इलेक्शन के मरहले की तरफ बढ़ना है। ये तो है एक आइडियल सिचुएशन। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है और जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज पहली कैबिनेट मीटिंग ली है, तो उनसे जो मईशत उनकी प्रायोरिटी है वो ये कहते हैं कि हमने इकॉनमी को सबसे पहले फोकस करना है। नो डाउट के इस मुल्क को सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरत है वो आपका मईशत के साथ जुड़ा मुआशी इस्तेहकाम है और सियासी इस्तेहकाम है। और साथ 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी वो कहते हैं हमारी अव्वलीन ड्यूटी है। मैंने कहा ज़मनन इसमें ऐड कर दूं। देखिए, जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इस मुल्क की प्रोटेक्टेड नहीं होगी, जब आपकी सॉवरेनिटी प्रोटेक्टेड नहीं होगी, जब आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो इंटैक्ट नहीं होगी, तो उस मुल्क का अपना वजूद जब शेकी होगा तो बाकी चीज़ें बेमानी हैं। तो 9 मई के जो किरदार हैं, जो फनकार हैं, जो अदाकार हैं, उन सब को जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी इस मुल्क के आइनी तकाज़ों में आता है। लिहाजा IPP ये समझती है कि आपको साइड बाय साइड ये काम करने हैं, आपको साइड बाय साइड, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक इदारा काम कर रहा है तो दूसरे इदारे उसकी तरफ देख रहे हैं कि इसका काम ख़त्म होगा तो फिर मैं अपना काम शुरू करूँगा। साइड बाय साइड हर इदारे को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है। जो इकनॉमिक फ्रंट पे इंगेज टीम है उसको इकनॉमिकली इस मुल्क की इकॉनमी को रिवाइव करके अवाम को वो रिलीफ देना है जिसके लिए वो हसरत से इस केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको ये इस दर्द का एहसास है कि इस वक्त अवाम कैसे पिस रहे हैं। इस वक्त जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों ने लोगों से जीने का हक जो है वो छीन लिया है। तो हमें अच्छी खबर जो है वो मुंतज़िर है उनके कान सुनने के लिए। तो इस कैबिनेट को ये सोचना है कि अपनी बेल्ट को टाइट करके अपने वो गैर जरूरी अखराजात जो है उनको कर्टेल करके देखिए ना डॉक्टर साहब, केयरटेकर कैबिनेट ने तो है। आज इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कांधों पर डाली और जाहिर है उन्होंने मुआवनत करनी है। केयरटेकर सेटअप का बहुत बड़ा रोल इलेक्शन कराना ही होता है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने हैंड्स इन हैंड्स आगे जाना है, मूव करना है। अब मेरा सवाल सादा से ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो फैसला कल सुनाया है जिसके बाद पता चला है कि रवा बरस इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस अगले बरस होंगे। अब राजा रियाज साहब ने ये पहले ही बता दिया था कि उनके बड़ों का फैसला है कि इंतखाबात आइंदा बरस फरवरी में होंगे। ये बात आपके लिए बाइस तशवीश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कल फैसला कर रहा है, तो ये पहले बड़ों ने कहा फैसला कर लिया कि इंतखाबात अगले बरस फरवरी में होंगे? देखिए, राजा रियाज चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और कई दफ़ा पार्लियामेंट की जीनत बने हैं, उनको पता है कि जब आप सेंसिस कर लेते हैं और सेंसिस नोटिफाई हो जाता है, CCI उसको नोटिफाई कर देती है, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन और बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पे कि वो उन हल्का बंदियों को इंश्योर करे। जब आप हल्का बंदियों की बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको फिर टाइम फ्रेम के अंदर वो काम करना है। वो टाइम फ्रेम जो है वो 90 डेज़ हूँ या 120 डेज़ हूँ, वो इस साल इलेक्शन को किसी सूरत भी मुमकिन नहीं बनाते। लिहाजा राजा रियाज की जो थ्योरी या उनका अपना एक फरमान है उसका जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन राजा रियाज का ये कहना कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया, मानी खेज नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो है, देखें, ये उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है और उनसे इस किस्म का मज़ाक़ा खेज़ बयान जो है उसकी कौम तवक्को नहीं करती कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो और जो पार्लियामेंट के अंदर एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे हो
वो इस तरह के जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान है वो नहीं दे सकता और उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव असाइनमेंट्स जो होती हैं वो आपसे और ज़्यादा केयरफुल बिहेवियर का तकाजा करती हैं और ये कोई बचगाना खेल नहीं होता। तो राजा साहब यहाँ थोड़ा मिसयूज़ कर गए हैं अपनी पावर और अथॉरिटी को। ठीक, लेकिन आपको उस पर तशवीश कोई नहीं है, यानी ऐसा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये महसूस नहीं कर रहे कि फैसले कहीं और हो रहे हैं और खुदा न खास्ता इलेक्शंस आइंदा बरस होने पर भी तशवीश की लहर दौड़ गई हो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आप समझते हैं कि फरवरी है तो फरवरी में हो जाएंगे? हमें इस बात पे यकीन है कि जितने हम मुहिब वतन हैं इस मुल्क के अंदर, हर इदारा जो है वो उतना ही मुहिब वतन है। कोई भी इस मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को प्लान करके डैमेज नहीं कर सकता, और कोई शख्स भी इस मुल्क की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनको तहस नहस नहीं कर सकता। तो लिहाजा नेशनल इंटरेस्ट में इस अवाम को, ये अवाम इस वक्त 4 महीने छोड़ के 6 महीने भी इलेक्शन का इंतज़ार कर लेगी, अगर इनको ये यकीन हो कि इनको होप हो, इनके सामने उम्मीद की किरण हो कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद इलेक्शन के बाद मेरा मुल्क जो है वो स्टेबल हो जाएगा, उसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, वहाँ मुझे जो है वो मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उस वक्त की हुकूमत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी और मेरा जीना जो है इस मुल्क में आसान हो जाएगा। तो अगर ये गारंटी और श्योरिटी और ओनरशिप और ओवरऑल एक फैसिलिटेशन उनको दस्तयाब हो जाए तो ये कौम जो है बेसब्री नहीं है। देखिए केयरटेकर सेटअप के पहले 2-3 रोज के अंदर ही से निकालने के लिए जो मुश्किल कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है जी। जो मुश्किल फैसले इन 2-3 रोज के अंदर ही आवाम भुगत रही है, वहां तो होपलेसनेस है, लेकिन आज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा ना कि साने 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारी अव्वलीन ड्यूटी है। तो क्या ये समझा जाए कि जब तक ये फैसला नहीं होता, खासतौर पर 9 मई इंसिडेंट के लोग, उनका ट्रायल नहीं हो जाता और वो कंक्लूसिव नहीं हो जाता, तब तक भी इलेक्शंस की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता? क्या इसको इस तरह भी देखा जा सकता है? देखिए, इसमें आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए एज आ पाकिस्तानी कि 9 मई को आपकी शनाख्त पे हमला हुआ है। 9 मई को जो है वो आपके वजूद को ज़ख्मी किया गया है। 9 मई जो है वो सिर्फ़ एक चंद शरपसंद अफराद ने जाके शोहदा की बेहुरमती नहीं की या उनकी यादगारों को मलियामेट नहीं किया, वहाँ आपकी एहसास और आपके नज़रिए को उन्होंने टारगेट किया। तो जो कौमें जो है अपने वकार, अपनी एहसास, अपनी शनाख्त के लिए खड़ी नहीं होती और वो सिर्फ उनका महवर और मरकज़ ये होता है कि मुझे वोट कास्ट करने का हक दिया जाए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिनको ये बुखार आया हुआ है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो जाएं, तो वो वज़ीर आज़म क्या इस कौम ने आजमाया नहीं है? मैंने उस वज़ीर आज़म के साथ काम किया है। वो सारा आज पाकिस्तान जिस नहज पे है उसका ज़िम्मेदार वही शख्स है। मुझे बताएं कि जिस मुल्क के पास IMF पैकेज में हो वो, तो क्या कोई सोच सकता है कि पेट्रोलियम पे वो सब्सिडी देगा और वो प्राडो वाले को भी 100 रुपया सब्सिडी और मोटरसाइकिल चलाने वाले को भी 100 रुपया सब्सिडी? तो ये कौन से फैसले थे जी? ये सारे नाअहल, नालायक और नादान वो उनके इर्द गिर्द जो टोला था जिन्होंने ये फैसले कराए और मुल्क की इकॉनमी को वेंटिलेटर पर डाला। हम ये देख रहे हैं कि वो जो स्ट्रीट बॉयज़, टीनेजर और वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फ़ैन क्लब जो था, जो इस मुल्क को ठीक करने के लिए आया था, उसने इस मुल्क को जिस कुएं में फेंका है उससे बाहर निकालने के लिए आपको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ें ऐसी करने की ज़रूरत है जो इस वक्त इस मुल्क की सर्वाइवल सबसे पहली प्रायोरिटी है। डॉक्टर साहब, खबर ये है, इस मुल्क के वजूद के साथ हम सबका वजूद है। डॉक्टर साहब, और खबर, अगर ये इलेक्शन जो है, हाँ, अब मैंने मान लिया कि इलेक्शन होते हैं, यही नौसरबाज टोला आ जाता है इस मुल्क में, तो क्या आपको सारा कुछ वो रिलीफ मिल जाएगा जिसकी ये कौम तवक्को लगा के बैठी हुई है? ये वही
मैं उस टीम का हिस्सा थी। 13 बाई इलेक्शन हुए थे और 13 बाई इलेक्शन में स्वाय मेरे हल्के का जो एमपीए का बाई इलेक्शन था, बाकी सारी पीटीआई तुन के हारी थी। लोगों ने उनकी पॉलिसी से नफरत का इजहार किया था और हम हर जगह हुकूमत होते हुए भी बदतरीन शिकस्त से दुचार हुए थे। अगर हमारी पॉलिसीज पब्लिक रिलीफ और मुल्क के मफाद में वो सारे काम थे तो लोगों को तो हमें वोट डालना चाहिए था। ये बयानिया जिसका आज आपने जिक्र शुरू में किया, ये साइफर को जो फलां मुल्क का यार है वो गद्दार है, जब ये सारा बयानिया आया तो वो जीरो जो लोग थे वो हीरो बने और वो मुर्शद के रूप में सामने आ गए और पीर और मुर्शद का खेल शुरू हुआ। और इस मुल्क की वो नौजवानों के जहनों के अंदर जिस तरह का जहर आलूद प्रोपेगेंडा डाल के उनको आलूदा किया गया, आज कौम उसके नताइज भुगत रही है। तो मुझे एक पाकिस्तानी होते हुए दर्द होता है, तकलीफ होती है कि मेरा वो नौजवान जिसको इस मुल्क का एसेट बनना है, जिसने इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालना है, ये कैसे हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के इस अच्छा मुल्क डॉक्टर को साहब, कमजोर ये करने सारी की बातें किसी साजिश का सियासी हिस्सा बने। स्टेटमेंट्स के तौर पे तो हम सुनते थे, ये पीर और मुर्शद वाला मामला और ये सब, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं। वो कुछ रोज़ पहले जो डायरी सामने आई उसके कंटेंट सामने आए, फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर साहब का स्टेटमेंट सामने आया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो उस बॉल के अंदर उनको क्या चीज़ें मिली। फिर चेयरमैन पीटीआई की जो मुलाकातें हो रही हैं साबिका खातून अव्वल के साथ जेल के अंदर, उसमें भी उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। फिर ऑडियो टेप्स उनका फोरेंसिक भी हो गया, तो वो तो खासी हद तक इन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रही हैं कि जैसे उन खातून अव्वल भी पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में भी और उनको गाइड करने में भी पूरे तरीके से उनके साथ थी। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हुआ और जो हो रहा है उसके अंदर वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, मैं ऑन ओथ आपको ये कहती हूँ, और अगर किसी माई के लाल में ये अखलाकी जुर्रत है तो वो इसको डिनाई करे, आए मेरे सामने कि इस मुल्क की जो भाग दौड़ थी, जो इस मुल्क के फ़ैसले थे, जो इस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट था, जो इस मुल्क के पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम था, जो इस मुल्क का आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, वो एक खातून के गिर्द घूमता था। ये लोगों को मजाक लगता है, लोग समझते हैं कि शायद किसी अनाद में, कोई अदावत में, किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे मैं ये नैरेटिव देती हूँ। ये मेरा आंखों देखा हाल है, मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने वो देखा है कि किस तरह मेरा वो चेयरमैन और साबका वज़ीर आज़म जो है उस खातून ने उसको अपने अताब में रखा, किस तरह उसने उसको वो ईवल माइंडसेट के साथ चलाया और ये शादी से लेके उसको जेल तक पहुंचाने तक जो एक सोची समझी साजिश, और एक हीरो को जो सादक और अमीन कहलाता था उसको इसने किस तरह ज़ीरो बनाया, और जो क्लीन मैन कहता था उसको किस तरह इसने पोल्यूटेड किया, और किस तरह अपने ख़ानदान को नवाजने के लिए आज भी वो बाज नहीं आ रही और उनका टारगेट अब पीटीआई पे कब्ज़ा करना है और पीटीआई को उसकी लीडरशिप को आइसोलेशन में ले जा के जो उसका अल्टीमेट मोटिव और ऑब्जेक्टिव है, वो आपने खुद कहा कि किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं। मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी एक हमारे साबका स्पोक्स पर्सन का, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम ये जा रहे हैं लेके केस कि भाई उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। अभी तो फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग हुई है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से निकाला जाए, फॉरेन डिप्लोमेट से मदद मांगी जा रही है। तो वो कौन उसको हेड कर रहा था, मुझे बताएं कि जिनको उन्होंने सबसे ज्यादा बयानियां बना के, क्या हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। ये इस कौम को जानबूझ के इनके जज्बात और एहसासात के साथ खेला गया है, और आजम खान की स्टेटमेंट इस कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, उन नौजवानों को ये बावर करवाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जो सादक अमीन साहब थे वो इस कौम के माइंडसेट से खेलते रहे और वो बयानियाँ हैमर करते रहे और मुझे बुला बुला के कहते रहे कि रेपिटेशन, और कहते रहे कि इसको बार बार रिपीट करो, इसकी हैमरिंग करो, क्योंकि
ये लोगों के दिलों को टच करती है चीज़, क्योंकि हमें स्कूल में, हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे भी कोई नैरेटिव चलता है, जहाँ मुसलमान क्रश होते हैं, वहाँ चंद मखसूस ममालिक के नाम सामने आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम जो है उनसे नफरत करती डॉक्टर है। साहब, उन फीलिंग्स को कैश कराने के लिए ये सारा कुछ किया गया, और आज उन्हीं ममालिक को बैठ के वो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दुआ दोगे। आज वो जिनको कहते थे कि इन्होंने हमें दर्द दिया है, आज उनसे दवाई मांगने निकले हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें दुआ दें आप और हमें निकालें इस क्राइसिस से। तो ये सारा जो है मुनाफिकाना उनका जो रोल रहा, जो उनकी हिपोक्रेसी रही, और जो इस कौम को बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा रहा, ये उसको बेनकाब करती हैं सारी चीज़ें, और कौम जो है उसको होश आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मैं चाहता हूँ लास्टली इन कपल ऑफ सेंटेंसेस बता दीजिए, साबिका खातून अव्वल उनके खिलाफ भी चार्जशीट तैयार हो गई। तोशा खाना केस में 23 सवालात पूछे गए थे, कुछ फोरेंसिक्स हुए हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद अगले 1.5-2 हफ्ते के अंदर वो गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार है। आप क्या देख रही हैं, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि ये जो तोता मैना की कहानी है, ये अपने अंजाम को पहुँचने जा रही है। और तोता मैना जो है वो बचपन में हम सुनते थे ना कि जिन की जान जो थी तोते में थी, तो तोते को मारा गया तो जिन जो है वो कब्जे में आ गया। तो ये चीज़ें हमें उस वक्त कहानियाँ लगती थी। आज की डिजिटल दुनिया के अंदर भी वो तोता और मैना जो हैं वो उसी नेक्सिस के साथ जुड़े हुए हैं, और तोता अगर अटक जेल में है तो मैना का वहाँ पहुँचना है, तो इस स्टोरी ने रैप अप होना है, वरना इसी तरह ये चूहे बिल्ली का खेल जो है लगा रहेगा। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस साहिबा, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। महंगाई पाकिस्तान का वो वाहिद मसला है जिस पर काबू पाकर कोई भी हुकूमत ना सिर्फ अवाम के दिलों पर राज कर सकती है, बल्कि कई बरसों तक इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का सेहरा भी सजा सकती है। बदकिस्मती ये है कि 75 बरसों में इस मुल्क को ऐसी क़यादत नसीब नहीं हुई जो आवाम के दुखों का मदावा और महंगाई में कमी कर सके। हर आने वाली हुकूमत इस तरह के मजालिम का पहाड़ तोड़ती है कि वो आवाम जो पिछली हुकूमत को बुरा समझते हैं, उनके नज़रियात बदल जाते हैं, उनको वो साबिका हुकूमत फरिश्ता और मौजूदा हुकूमत अजाब महसूस होने लगती है। ऐसा ही कुछ मामला अब निगरानों के साथ भी दरपेश है। इस हुकूमत को आए हुए अभी कुछ ही रोज़ हुए हैं, लेकिन अवाम इनसे उकताना शुरू हो गए, जिसकी बज़ाहिर वजह महंगाई का एक नया तूफान है जो कुछ हद तक बर्पा हो चुका है, और आने वाले दिनों में ये सुनामी की शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत के इब्तदाई 2 रोज़ के दौरान जिंदगी गुजारने की लागत में नुमाया इजाफा हुआ है। इसकी वजह पेट्रोल, चीनी और सरिये की कीमतों का तेज़ी से बढ़ना है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपये इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती लागत, डॉलर के मुकाबले की कदर में कमी ने पहले से ही दबाव के शिकार सारिफीन को अजाब में मुब्तला कर दिया है। चीनी के डीलर्स के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान इसकी थोक कीमत 8 रुपये फ़ी किलो इजाफे से 153 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि चीनी की परचून कीमत 150 से 155 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 160 रुपये फ़ी किलो हो गई, और ऑनलाइन स्टोर्स पर इसकी कीमत 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए निगरा सेटअप का तबाकुन नोट के साथ आगाज हुआ है, क्योंकि आते साथ ही पेट्रोल का धचका लगा, जिसके सारिफीन पर तबाकुन असरात मुरतब होंगे। गुज़श्ता हुकूमत की तरह निगरा सेटअप की कोई रेट उन्हें जो है वो बाजार जो खास तौर पे सट्टेबाज हैं उनके ऊपर सख्त होती हुई नजर नहीं आ रही, और सरमायाकारों ने चीनी की तजारत पर कब्जा कर लिया है। ज़ख़ीरा अंदाजों ने बड़ी मिकदार में इसका स्टॉक ले रखा है, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चीनी की बात की जाए तो इसकी पैदावार में भी कमी हुई है, और चीनी की पैदावार माली साल 2023 के दौरान 15.3% तनाजुली के बाद 67 लाख टन रह गई है, जो माली साल 2022 के दौरान 79,21,000 टन रिकॉर्ड की गई थी। अब ये कुछ अशिया खुरोनोश का मामला है। गन्ने की पैदावार में भी 2.8% इजाफे के बाद 9 करोड़ 10 लाख टन हुई, और इससे पिछले माली साल 2022 में 8 करोड़ 86 लाख टन रही। इसी तरह सरिये की फी टन कीमत 10,000 रुपये इजाफे के बाद तकरीबन 2,70,000 से 2,80,000 रुपये फी टन तक जा पहुंची, और सरिया बनाने वालों ने इस इजाफे की वजह तवानाई की लागत का गैर मामूली बढ़ना और शरह तबादला में उतार चढ़ाव को करार दे दिया है। इसी तरह इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 7 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दरामदी खाम माल और तैयार मसनूआत की लागत बढ़ी है।
निगरां हुकूमत में वजीर इत्तलात का कलमदान संभालने वाले मुर्तजा सोलंकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि साबिका हुकूमत जो आलमी मुआहिदे करके गई है, हमें उन मुआहिदों की पासदारी करनी है और इस वक्त हम कोई भी सब्सिडी आवाम को देने की अहलियत या कैपेसिटी नहीं रखता है। एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसमें है और उसमें हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। ये भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ना दें। मुल्क की मईशत का हाल है, जो हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए का जो हाल है, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि हमारा जैसा मुल्क महंगा तेल खरीदे और सस्ता बेचे। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की गुफ्तगू आपने सुनी और उसमें उम्मीद की किरण आम कॉमनर के लिए इसलिए नहीं है कि इस वक्त हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि पब्लिक को कुछ सब्सिडी दे सके और जो साबिका हुकूमत है उसके आलमी इदारों के साथ किए गए मुआहिदों की पासदारी लाजिम है, ये कहना है निगरां वफाकी वजीर इत्तलात का। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आइंदा हफ्ता कानूनी एतबार से कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से अहम केसेस जो काफी देर से पेंड अब लगता है कि वो मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं, कितना क्रूशल होगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। शहबाज शरीफ हुकूमत पर एक बहुत बड़ा इल्जाम यह था कि उन्होंने हुकूमत में आते ही नैब तरामीम की और मुखालिफिन की तरफ से बनाए गए सच्चे या झूठे मुकदमात को थोक के हिसाब से खत्म करा लिया। इन तरामीम को लेकर तहरीक इंसाफ समेत कुछ दीगर समातें सुप्रीम कोर्ट में जेर समात थी और कुछ दीगर जमातें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी थी। आज फिर इस केस की समात थी जहां जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। समात का आगाज हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ देते हुए कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला आना भी बाकी है। चीफ जस्टिस से आज भी दरखास्त करता हूं कि नैब तरामीम फुल कोर्ट सुने। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस खराबी सेहत के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। ख्वाजा हारिस के माविन वकील डॉक्टर यासिर उमान पेश हुए जिन्हें अदालत ने दलाइल देने की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि फरीकैन आइंदा समात पर हतमी दलाइल दें। ये केस 2022 से ज़ेर इल्तवा है। 2023 में नैब कानून में की गई तरामीम को हमारे सामने किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या एक्ट के बाद मौजूदा बेंच को समात जारी रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात पर तैयारी करके आए। क्या ये केस अलग केस है जिस पर कानून लागू नहीं होता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हर केस के अपने हकायक और मेरिट्स होते हैं। एक केस में दी जाने वाली राय सिर्फ उसी केस के लिए होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसूल वाज़ेह है, इख्तलाफ राय आने पर फैसला अक्सरियत का होता है। अब तक 22 समातों पर दरखास्त गुजार और 19 समातों पर वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए। ये केस इतना लंबा नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस में पहले दिन से पूछ रहा हूं कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हुए हैं। 47 समातों से अब तक नहीं बताया गया कि कौन सा बुनियादी हुकूक मुतासर हुआ। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली से इस्तफसार किया कि आप मेरिट पर दलाइल देने से क्यों कतरा रहे हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मेरिट पर दलाइल देने से नहीं कतरा रहा, मुकदमे के काबिल समात न होने का नुक्ता उठाना मेरी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप समात से निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत का इख्तियार है, मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करे या मुस्तरद कर दे। माविन वकील PTI ने कहा कि अदालत को तहरीरी तौर पर तमाम जवाबात दे चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकदमे की रोज़ाना की बुनियाद पर समात करके फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस पर भी दलाइल दें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद क्या बेंच ये केस सुन सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, फैसला ना दिया तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। अहम मामला है और इस तवील अरसे से इस पर समात भी हो रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नुक्ते पर अदालत में कोई बहस ही नहीं हुई। अदालत ने केस की समात 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और दीगर मामलात में भी कुछ हद तक फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा वॉल्यूम 10 खोलने, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की जमानतें मनसूख करने और PTI के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर कर दी हैं। तमाम समातें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रूबरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा अदालती हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मरियम नवाज, अहद चीमा, राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरखास्तों समेत अहम मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में नैब ने मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के दीगर अफराद के खिलाफ जमानत मनसूखी की दरखास्त दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समात के लिए मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समात करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। इसी तरह अहद चीमा की जमानत मनसूखी का एक पुराना केस भी समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को इस केस की समात करेगा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरखास्त भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 अगस्त को इस केस की समात करेगा और पनामा केस की GIT की तहकीकाती रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 के हुसूल से मुताल्लिक केस की समात भी आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बताया जाता है कि वॉल्यूम 10 में पनामा केस से मुताल्लिक हसास मालूमात मौजूद ताल्लुक
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और दीगर से है। यानी रवा माह आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और लगता ही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।